जब आप प्रिपरेशन करोगे इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। हर कोई बोलेगा अरे बढ़िया है, आसानी से तैयारी हो जाएगी। कुछ आसानी से तैयारी नहीं होगी। देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच यू विल फेस एंड देयर वर मेनी प्रॉब्लम व्हिच आई फेस। सर मेरा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का, कि सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। जो भी ये सारी बातें आप बोलते हो, इसका कारण ये होता है कि आपका जो रीजन है अपनी प्रिपरेशन करने का वो बहुत वीक होता है। सो आई वाज एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट बट द एस्पिरेशन वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ यार कुछ करना है। कॉलेज में भी कुछ ना कुछ करता रहता था मैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था। फ्रॉम ड्रीम टू एन आईएएस ऑफिसर। 2011 में मैंने पेपर निकाला था इंजीनियरिंग सर्विसेज का। ऑल इंडिया रैंक 4 थी मेरी। तो भैया कैसे मैंने सोचा था आईएएस क्लियर करने का, क्या जर्नी रही थी कि सर मैं अपनी जो तैयारी है उसको बीच में छोड़ देता हूँ। सर जब मेरी प्रिपरेशन में लैग आता है मैं उसको दोबारा पिकअप नहीं कर पाता हूँ। सर मेरा मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। जो भी ये सारी बातें आप बोलते हो, इसका कारण ये होता है कि आपका जो रीजन है अपनी प्रिपरेशन करने का वो बहुत वीक होता है। कि मैं प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, मेरा एजेंडा ही नहीं है पेपर क्लियर करना। तो सब कुछ स्टार्ट कहाँ से होता है? एक सपने से होता है। तो एवरी अचीवमेंट बिगिंस विद अ ड्रीम दैट रिफ्यूजेस टू डाई। सेम कहानी वैलिड थी मेरे पास। आई वॉज ऑल्सो वंस अ ऑर्डनरी स्टूडेंट, आपकी तरह एक ऑर्डनरी बच्चा ही था। चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, कॉलेज में भी ठीक है चौथी पांचवी रैंक आती थी, पर मैं कोई ज्यादा नहीं पढ़ता था। एग्जाम से 3-4 दिन पहले पढ़ लिया, दोस्तों को पढ़ा दिया, इतने में काम बन जाता था कॉलेज के अंदर। कोई ज्यादा हाई फाई वो नहीं था कि पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हैं लोग, वैसे पढ़ रहे हैं। तो आई वॉज ऑल्सो एन ऑर्डनरी स्टूडेंट लाइक यू। जैसे आप ऑर्डनरी बच्चे हो, कॉलेज में मस्ती मारते थे, बिल्कुल मस्ती मारते थे। बट जो एस्पिरेशन थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। सो आई वॉज एन ऑर्डनरी स्टूडेंट बट द एस्पिरेशन वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कि हाँ यार कुछ करना है। कॉलेज में भी कुछ ना कुछ करता रहता था मैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता था। तो एस्पिरेशन बड़े थे। इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में भी पता कब चला था? आखिरी साल में जाके पता चला था। आपको तो फर्स्ट ईयर में पता चल जाता है कि हाँ यार इंजीनियरिंग सर्विसेज नाम की भी कोई चीज होती है। तो आप तो हमेशा एडवांटेज में रहते हो क्योंकि आपको सारी चीजें पहले से पता होती है। मेरे को भी किसी फ्रेंड के थ्रू पता चला था, उसने भी बता दिया था यार ईएससी नाम का कोई एग्जाम होता है। तब तक मेरी 2 प्लेसमेंट भी हो चुकी थी। तो कहने का मतलब है दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ दैट ड्रीम बिकेम ए रियलिटी। कैसे वो सपना रियलिटी में कन्वर्ट हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली चीज, व्हाई आई चोज द आईएएस पाथ। उस समय की बात बता रहा हूँ, 2009 की, जब मैं फाइनल ईयर में था अपने। क्यों मैंने चूज किया ऐसे? भैया ऐसा क्या दिख गया मुझे? अब तो सारी क्लैरिटी है ही, सभी सारी सच्चाई पता ही है। पर उस समय क्या कारण था भैया इसको चूज करने का, जबकि मेरी दो दो प्लेसमेंट हो चुकी थी। कहाँ हुई थी 2 प्लेसमेंट? एक हुई थी मेरी एल्स्ट्रॉम इंडिया में, एक हुई थी मेरी प्लेसमेंट रिलायंस एनर्जी में। अनिल भाई की जो कंपनी थी, दो है रिलायंस, मुकेश भाई की, अनिल भाई की, अनिल भाई की कंपनी में हुआ था। तो 2 प्लेसमेंट मेरे को कॉलेज से मिल चुकी थी। एल्स्ट्रॉम पावर सेक्टर की कंपनी है, जो लोग इस सेक्टर में होंगे उनको पता होगा। पावर प्लांट बनाती है, ट्रेन्स बनाती है यूरोपियन कंपनी है। तो इन दोनों में सिलेक्शन हो गया था मेरा। एल्स्ट्रॉम मैंने ज्वाइन भी करी थी, फिर बाद में रिलायंस में मैंने स्विच भी किया था। वहीं रह के मैंने फिर वापस तैयारी भी करी थी अपनी। तो वाई आई चूज दिस, ऐसे क्यों मैंने चूज किया इसे? भैया पहला जो चीज दिमाग में उस समय आई थी कि यार नेशन बिल्डिंग का काम करेंगे। तो आई वांटेड माय इंजीनियरिंग डिग्री टू मीन समथिंग बिगर। भैया सिर्फ ये नहीं कि पढ़ना है, दोस्तों को पढ़ाना है, ऐसे ही। उस समय एजेंडा क्या था? नहीं यार कुछ बड़ा काम करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे यार, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। रोड, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद। इन सारे प्रोजेक्ट्स में हमें काम करने को मिलता है। उस समय फिर दिमाग में आया भैया लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, प्रेस्टीज होगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। तो जो आईएएस ऑफिसर होता है, इट लीड्स सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रिटिकल टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। जो भी क्रिटिकल टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो आपके हिस्से ही आएंगे। तो दैट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज जेन्युइनली एक्साइटिंग मी, कि यार इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजे आएंगे। तो आप बोलते हो और आज सुनते भी हो, आज के टाइम पे ये कोट बन के आ गए हैं। सेम चीज वैलिड थी कि जो आपके ऊपर प्रेशर है ये प्रिविलेज है। प्रेशर इज द प्रिविलेज ओवर यू। तो सेम चीज मेरे साथ है कि जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतना ही ज्यादा हमारा रिजल्ट निकल के आता है, आउटपुट निकल के आता है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि अरे यार इतने बढ़िया बढ़िया काम मिलेंगे, चलो ठीक है इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं। फाइनली देयर विल बी अ रियल इम्पैक्ट। तो अनलाइक जो हमारे कॉर्पोरेट रोल्स होते हैं, आईएएस वर्क डायरेक्टली टचेस दी लाइफ। जो काम आप करोगे डायरेक्टली लोगों की, आम जनता की लाइफ को वो टच करेगा। साफ पानी प्रोवाइड करोगे आप उन्हें सेफ ब्रिजेस प्रोवाइड करोगे, आप रिलायबल पावर प्रोवाइड करोगे। कोई से भी सेक्टर में जाओ, सर्वेइंग का भी डिपार्टमेंट है हमारा, रेलवे का भी डिपार्टमेंट है हमारा, सीपीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है हमारा। तो कहने का मतलब है जो भी काम आप करोगे वो डायरेक्टली किसको टच करेगा? वो डायरेक्टली टच करेगा एक आम इंसान को। सीजीपीए कितना था? सीजीपीए 8.8 समथिंग, ऐसे कुछ सीजीपीए थी यार। 8 पॉइंट, हाँ
इतना ही कुछ था, 8.8 थी या 9.2 थी, ऐसी कुछ सीजीपीए थी एग्जैक्टली तो मुझे भी ध्यान नहीं है एग्जैक्टली। एक बार मेल आईडी खोल के देख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स मिल जाए मेरे को तो डिग्री के। नहीं, मेल आईडी नहीं, फ़ोन में ही है मेरे पास, जितना मुझे ध्यान आ रहा है डॉक्यूमेंट्स मैंने सेव कर रखे हैं, अगर मिल जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट बता दूंगा। बाकी इसी रेंज में थी, 8.8 9.2 इस तरह की सीजीपीए थी कुछ। हाउ इट मैटर्स, कैसे मैटर करता है ये? मेरे ख्याल से मैटर नहीं करता। नहीं है, बता दूंगा, मैसेज कर देना फिर देख के बता दूंगा। अभी सेशन कंटिन्यू करते हैं, विल कंटिन्यू विद द सेशन। तो ये कारण था मेरा कि भैया क्यों मैंने चूज किया आईएएस बनने का पाथ। सो दिस वाज माय रीजन। अब ऐसे कौन से चैलेंज है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता? सो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस व्हिच नोबडी टॉक्स अबाउट, और ये हार्ड ट्रूथ है। जब आप प्रिपरेशन करोगे इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन। हर कोई बोलेगा अरे बढ़िया है, आसानी से तैयारी हो जाएगी, कुछ आसानी से तैयारी नहीं होगी। देयर विल बी मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच यू विल फेस, एंड देयर वर मेनी प्रॉब्लम व्हिच आई फेस्ड, जो मैंने फेस करी थी। जैसे एग्जांपल, सेल्फ डाउट, होगा या नहीं होगा। कोई बड़े हाई फाई कॉलेज से भी नहीं पढ़ता था, जैसे आप वो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, एनआईटी से पढ़ रहे हैं, मैं पैक से पढ़ता था। एआई ट्रिपल ई में मेरे ख्याल से इसकी 11वीं 12वीं रैंकिंग थी इसकी उस समय। तो कोई कॉलेज भी बड़ा हाई फाई नहीं था, तो सेल्फ डाउट था यार कि मेरे से होगा या नहीं होगा, वेदर आई वॉज केपेबल और नॉट। दूसरा, सिलेबस बहुत बड़ा था, मेरी प्लेसमेंट हो चुकी थी, कंप्लेसेंट था कि भैया प्लेसमेंट तो हो ही गई है, क्या जरूरत है करने की, और सिविल का सिलेबस सबको पता है। तो जो शेयर वॉल्यूम था, ऐसा लगता था यार ये पॉसिबल ही नहीं है कंप्लीट करना। तो ये भैया ये चैलेंज था मेरे लिए। फिर फेयर ऑफ कंपटीशन, लाखों बच्चा पेपर देता है, मेरे को तो अभी अभी पता चला था, काफी सारे बच्चे तो तभी से तैयारी कर रहे थे। तो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम सीट, उसी सीट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो डर लगता था भैया कंपटीशन में क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब आईआईटी दी थी वो भी क्लियर नहीं हुआ, तो हमेशा वो रहता है यार आईआईटी में तो निकाल नहीं पाया, ये पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। फिर टाइम एंड एक्सपेक्टेशन, टाइम एंड एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हुआ भैया? कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, ये एग्जॉस्टिंग हो जाता है, आपकी सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है इसी बात को बेयर करने के अंदर कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो उस समय मेरी सबसे बड़ी गलतियां क्या थी, क्या सीखा मैंने उससे? पहला सबसे बड़ी गलती भैया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, देयर वाज नो स्ट्रेटेजी। मैं रैंडमली सारे टॉपिक्स पढ़ लेता था। अब आज के टाइम पे वो बेनिफिट देते हैं, मुझे थोड़ी पता था कि मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ लेता था। पर पेपर के लिए आपको सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, अब आपको वही पढ़ाया जाता है जो आता है। मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, अब वो अलग बात है मेरा कमांड बन गया सारे टॉपिक्स के ऊपर, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट करा देता हूं। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको तो भैया पेपर क्लियर करना है, आपको जाके नहीं पढ़ाना है आगे। दूसरा, आई यूज टू इग्नोर द रिविजन। जैसे मैं आपको क्यों बोलता हूँ, आज कोई सा भी चीज पूछते मैं बोलता रिवीजन करनी है, मैं इग्नोर करता था रिवीजन को, भूल जाते थे, पढ़ते थे भूल जाते थे, पढ़ते थे भूल जाते थे, पढ़ते थे भूल जाते थे। फिर समझ में आया कि भैया इसको तो कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। पकड़ के रखने का तरीका भैया रिवीजन। पीवाई क्यू नहीं लगाता था, मैं बोलता था आपको कि भैया जो सवाल नोट्स में है, अभी बोलता हूँ ना वही करके जाओ, तो वो पीवाई क्यू ही होते हैं। उस समय मेरे पास कोई पीवाई क्यू नहीं होते थे, तो मैं पढ़ता था नोट्स, नोट्स भी क्या बुक पढ़ता था, फिर मेरे को सवाल लगाने पड़ते थे पेपर के अंदर जाके। अब मैंने वही जो सवाल मैंने कर रखे हैं आपके नोट्स में इंक्लूड करके दे दिए, ताकि आपसे पीवाई क्यू नहीं छूटे। तो अगर आप नोट्स देखोगे उसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, ईएस का भी मिलेगा, गेट का भी मिलेगा, एसएससी जेई का भी मिलेगा, कन्वेंशनल सवाल भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है उस समय मैं पीवाईक्यू छोड़ दिया करता था, क्योंकि अलग से सोर्स में जाना पड़ता था। आपके नोट्स में डायरेक्टली इंक्लूड करा दिया, तो आपको नहीं छोड़ने पीवाईक्यू, क्योंकि पीवाईक्यू आपको आइडिया देते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन का, कि कंपटीशन किस लेवल का है, किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, वो पीवाईक्यू से पता चलता है। क्योंकि थ्योरी तो हमारी कॉमन चल रही होती है, पीवाईक्यू मेरे को आइडिया देता है कि किस लेवल तक के सवाल मेरे से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये अपने आप को कंपेयर करना दूसरे लोगों से। जो आसपास के लोग नौकरी कर रहे थे, भैया उनका बढ़िया चल रहा था, उनके प्रमोशन के चांसेस बन रहे थे, मैं पढ़ता रहता था। अब पढ़ता रहता था तो डर लगता था कि भाई पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफिस में भी कुछ नहीं हो रहा, मेरे को सेफ्टी पकड़ा दिया था डिपार्टमेंट, मैंने सेफ्टी डिपार्टमेंट पकड़ लिया था। अब सिविल इंजीनियर सेफ्टी में, तो इसका मतलब कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके। पर अपनी पढ़ाई करता रहता था, तो भैया कंपेरिजन नहीं करना है आपको, मैं कंपेयर करता था, तो मेरी पढ़ाई के ऊपर इंपैक्ट आता था, डाउट क्लियर होता था कि यार
अगर पेपर क्लियर नहीं हुआ, मेरा सिविल का भी काम निकल जाएगा यहाँ से, मेरे को तो सेफ्टी डिपार्टमेंट पकड़ा रखा है। और सेफ्टी डिपार्टमेंट मैंने इसलिए लिया था कि मेरे को टाइम मिल जाता था पढ़ने का। आई यूज टू गेट टाइम फॉर माई स्टडीज। चलो ठीक है, तो फिर टर्निंग पॉइंट क्या आया? टर्निंग पॉइंट पूरी कहानी में ये आया, द मोमेंट विच चेंज्ड एवरीथिंग वाज आई स्टॉप्ड वेटिंग टू फील मोटिवेटेड। भैया मैंने मोटिवेट फील करना ही बंद कर दिया। जो आप बोलते हो सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, आई रियलाइज दैट कंसिस्टेंसी बीट्स द मोटिवेशन। आप कंसिस्टेंटली बस पढ़ते रहो, ये मोटिवेशन से बहुत ज्यादा है। ऐसा कोई सैटरडे संडे नहीं होता था, ऐसा कोई सैटरडे संडे नहीं होता था जब मैं पेपर देने नहीं जाता था। जैसे आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द पीएसयूज आपको गेट्स के थ्रू रिक्रूट कर लेते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, हर एक पीएसयू अपना अलग एग्जाम लेता था, तो पूरे साल एग्जाम होते थे। तो जितना मेरे को ध्यान है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 2011 की बात है, अभी 2026 में बैठे, 15 साल पहले की बात है। ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे मेरी टिकट बुक होती थी। मेरी पोस्टिंग उस समय झांसी में थी, किसी पावर प्लांट के अंदर। हर सैटरडे संडे झांसी टू दिल्ली मेरी टिकट बुक होती थी, क्योंकि कोई ना कोई पेपर होता था। आई यूज टू गो गिव द पेपर एंड कम बैक। तो कहने का मतलब है मैं कंसिस्टेंटली इस चीज को करता था मेरी प्रैक्टिस बनाने के लिए कि यार ये तो मेरी नेट प्रैक्टिस है। जैसे आप अभी टेस्ट सीरीज देते हो, कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं होती थी तब, तो मुझे ये पता चल गया था कि भैया जो कंसिस्टेंसी है वो मेरी मोटिवेशन से बहुत ऊपर है। मैंने एक रूटीन बना लिया था ये और उस रूटीन के ऊपर चुपका रहता था इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। चाहे मेरे सबसे अच्छे दिन हो, चाहे मेरे वर्स्ट डे हो, जो छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शन लिए मैंने, जो रिपीट किया उनको डेली, वही मेरी सबसे बड़ी एडवांटेज बन गई। इट बिकम्स माय बिगेस्ट एडवांटेज। मैं पेपर देने जाता था ये सोच के कि ये मेरे मॉक टेस्ट है, मेरे को कोई सिलेक्शन नहीं चाहिए था उनके अंदर, पीएसयू के अंदर। शुरू के 4 या 5 महीने हटा दो, उसके बाद के जो मैंने पेपर दिए, सारे पेपर निकाल लिए। मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं था जो मैंने नहीं निकाला था। ऐसा होता था कि पेपर दे के आऊंगा, वो पेपर निकल जाएगा। और इस लेवल तक की प्रिपरेशन हो गई थी मेरी कि पेपर दे के आने के बाद मैं अपने मार्क्स खुद बता देता था कि यार मेरे इतने नंबर आएंगे। जब डिस्कस करते थे दोस्तों से, मैं अपने नंबर लिख देता था पेपर के ऊपर। अब क्योंकि मैंने अपना घर चेंज कर लिया है, जो मेरा पुराना घर है जहां पे पेरेंट्स रहते हैं, उनके पास वो पड़ा हुआ भी है कि पेपर के ऊपर मैंने नंबर डाले हुए हैं। एक पेपर तो मुझे याद भी है, एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी का पेपर दे के आया, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था, 100 नंबर का पेपर आया था। बस में बैठा हुआ हूँ पीछे, मैं पूरे पेपर को देख रहा हूँ। पूरे पेपर को मैंने स्कैन मारा। जब पेपर कर रहे होते हैं गलती हो जाती है, जब वापस उसकी एनालिसिस करते हैं पता चल जाता है ये सवाल गलत किया है। पूरे पेपर की स्कैनिंग करी, उसके ऊपर मार्क्स लिखे 92/100, सेम उतने नंबर आए थे। 100 में से 92 नंबर आए थे। तो इस लेवल तक की प्रिपरेशन हो गई थी कि मैं अपना पेपर खुद चेक कर लेता था और नंबर भी दे देता था कि यार यही नंबर आएंगे मेरे। जितने पेपर दिए निकालते गए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं था नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली उस चीज को मैं रिपीट कर रहा था। और मेरा एम उन पेपरों को निकालना नहीं था, मेरा एम था ईएससी निकालना। मैं तो बस क्या कर रहा था, इनको एज अ मॉक टेस्ट देता था कि यार मेरी कम से कम क्या बनेगी, कंसिस्टेंसी बनेगी, एक हैबिट बनेगी, एक एग्जाम टेम्परामेंट डेवलप होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब है ये जो सक्सेस है एक सिंगल लीप नहीं है, इट इज अ सम ऑफ 100 स्मॉल बोरिंग एंड कंसिस्टेंट डिसीजन। एक और इंसिडेंस मुझे याद है, जब ये सारे पेपर क्लियर हुए, सबके ऑफर लेटर आने लगे, तो घर पे ऑफर लेटर आते थे, तब तक मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था। तो जैसे मेरा ईएस क्लियर हुआ, फिर ऑफर लेटर आने लगे, क्योंकि पता है आपको साइकिल 3 महीने 4 महीने, किसी की पेपर की साइकिल 1 साल भी होती है, 1 साल बाद रिजल्ट आता है। तब तक मैंने पढ़ाना चालू कर दिया था अपना, ईएससी में हो चुका था मेरा। जैसे रिजल्ट आया मैंने अपना पढ़ाना चालू कर दिया। तो वो इंसिडेंस मेरे को आज भी याद है, मतलब वो स्टेटमेंट मेरे मम्मी की आज भी याद है। कॉल पे बात होती थी, ऑलमोस्ट हर 1 महीने में, 2 महीने में, 1 हफ्ते में कोई ना कोई ज्वाइनिंग लेटर आ जाता था। अब ये आलम हो गया था कि कॉल आता था, वो मम्मी का मेरा डायलॉग मेरे को याद है अभी भी। मम्मी बोलती थी इस कंपनी का ऑफर लेटर आया है, रखना है या फेंकना है। मतलब उनको पता था कि इसके ऑफर लेटर तो आते रहते हैं, ज्वाइन ये करता नहीं है। तो उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा। तो आज मैं मतलब उस चीज को मतलब सोचता हूं तो देखता हूं यार कि ये स्टेज आ गई थी कि ऑफर लेटर आते थे और ये मुझसे ये पूछा जाता था कि यार इसको ज्वाइन करो या फेंक दूं ऑफर लेटर को मैं। तो वो स्टेज आने में एफर्ट कितने लगे? बहुत सारे एफर्ट लगे। तो ये स्टेज भी आ जाती है, दिस स्टेज ऑल्सो डेवलप्स। ये मैंने आपको बस बताया कि आखिरी की स्टेजेस। शुरू के 4 महीने में पेपर कंप्लीट नहीं होता था। जब तैयारी स्टार्ट करी थी, पेपर तो तब भी देता था, पेपर पूरा पढ़ नहीं पाता था, आखिरी के सवाल छूट जाते थे। धीरे धीरे आगे बढ़े, भैया सवाल छूट रहे हैं, क्यों छूट रहे हैं, स्पीड बढ़ाई, क्या गलती हो रही है उसको एनालाइज किया। जो मैं बोलता हूं कि भैया आपको एनालिसिस करनी है। जब आप पेपर दे के आओगे, अपना पेपर में क्या गलती करी नोट डाउन करना है, उसके ऊपर काम करना है, दोबारा पेपर दे के आना है, दोबारा चेक करना है कि यार पिछली बार जो गलती करी वो गलती कर तो नहीं रहा हूं। ये चीज 4 महीने तक चली, 4 महीने में अपनी सारी गलतियों को सुधारा।
उसके बाद तो फिर हमारी गाड़ी चल पड़ी थी। उसके बाद आओ लाओ पेपर लेके आओ, लो आंसर लो सारे। तो कहने का मतलब है सक्सेस एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये छोटा छोटे जो हमारे स्मॉल एफर्ट्स हैं जो बहुत बोरिंग होते हैं। बहुत बोरिंग काम होता था ट्रेन में जाना वापस आना, पर ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं यही आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। दिस कंसिस्टेंट एफर्ट विल मेक यू सक्सेसफुल। तो भैया प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी मेरी, क्या एक्चुअली काम किया मेरे लिए? भैया फंडामेंटल बनाया सबसे पहले। मैं किताब से पढ़ता था, कोई आपकी तरह वीडियो लेक्चर ऑफलाइन क्लास किसी के नोट से नहीं पढ़ता था, किताबों से पढ़ता था। तो जो फंडामेंटल है वो स्ट्रांग हुए। मेरे पास एक एडवांटेज था क्योंकि मैं साइट पे था, जो चीज मैं पढ़ता था मेरे को साइट पे दिख जाती थी, तो मैं रिलेट कर पाता था। और वो चीज मैं आपको भी पढ़ाते हुए भी दिखाता हूँ कि यार देखो ये यहाँ पर होता है, क्योंकि वो विजुअलाइजेशन मेरी तब की बनी हुई है। मेरा जो शेड्यूल होता था फिक्स होता था कि यार मेरे को इतना टाइम तो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे साइट पे भी जाऊंगा पढ़ूंगा, इतने घंटे मैनेज करूंगा। तो 5 से 6 घंटे रोज निकालता था। टेस्ट के लिए मैं अपने क्या करता था, जो भी नौकरी आती थी उनके पेपर दे के आता था। दूसरा जो रिवीजन साइकिल थी वो मेरी बहुत ही स्मार्ट होती थी। बताया आपको 20% वाला रूल सेम फॉलो करता था कि यार जो 20% टाइम है डेली का वो मैं इन्वेस्ट करूंगा किसके अंदर, वो मैं इन्वेस्ट करूंगा अपनी रिवीजन के अंदर। ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन मैं रिवीजन नहीं करूं। नया टॉपिक छूट जाए चलेगा, पर पहला काम जो करना है, पहला काम जो करना है जब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, जब मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी एक दिन की, भैया वो रिवीजन करना है भैया। इसीलिए पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया पेपर, तो रिजल्ट पता ही है आपको, रिजल्ट इज नोन टू यू। कहने का मतलब ये है कि मैंने एनालाइज किया कि क्या मेरे लिए काम करता है। मैंने ट्रस्ट किया अपनी प्रिपरेशन को, कंपोज रहा। शुरू में जब मेरे पेपर नहीं बन रहे थे, सवाल नहीं बन रहे थे, परेशान नहीं हुआ। किसी की वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि नहीं भैया कि क्यों ये कर रहा है, क्यों सेफ्टी का काम कर रहा है, ये तो सिविल इंजीनियरिंग में है, तू तो सिविल का काम पकड़। नहीं, आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो बिल्कुल क्लियर था गोल कि भैया इसी को क्लियर करना है। कहने का मतलब ये है, इफ यू प्रिपेयर विद क्लैरिटी, इफ यू प्रिपेयर विद डिसिप्लिन, इफ यू प्रिपेयर विद कॉन्फिडेंस, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अगर आप क्लैरिटी, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करोगे, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो बना रखा है हवा, क्यों बना रखा है पता ही है। मार्केट में, मैं अभी प्रैक्टिकल बात बोलूं, जितने भी एजुकेटर लोग पढ़ा रहे हैं मार्केट में, गिनती के 4 लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने ईएस क्वालिफाई किया होगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात बता रहा हूं मैं। गिनती के 4 या 5 लोग होंगे, 5 लोग होंगे जिन्होंने ईएस क्वालिफाई कर रखा होगा। बाकी उन्होंने तो ईएस का पेपर भी नहीं देखा होगा। अब पेपर ही नहीं देखा, कभी क्वालिफाई नहीं किया, तो क्या आपको बताएंगे पेपर कैसे क्वालिफाई होता है, पेपर कैसे निकाला जाता है। अब ये हार्ड ट्रूथ है, ये फैक्ट है, इट इज द फैक्ट विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो अगर आपको ये पेपर निकालना है भैया, क्लैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर भैया क्यों तैयारी कर रहा हूं मैं, डिसिप्लिन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। आ जाओ मैराथन करते हैं, आ जाओ मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊं। शॉर्ट ट्रिक सर, शॉर्ट ट्रिक बता दो, क्या होगी शॉर्ट ट्रिक सर? कौन सी चीज छोड़ के जाऊं? भैया छोड़ के नहीं जानी, सब कुछ कवर करके जाना है। छोड़ना नहीं है, सब कुछ कवर करके जाना है। अब क्योंकि मैंने बात करी सब कुछ कवर करके जाना है, मेरी रैंक लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है बीएमसी। उस जमाने में बीएमसी कोई पढ़ता ही नहीं था, उस जमाने में बीएमसी कोई पढ़ता ही नहीं था। मैंने सीधा हिट किया बीएमसी के ऊपर कि ये सब्जेक्ट मेरी रैंक निकाल के देगा। मैंने बीएमसी पूरा कवर किया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पूरा कवर किया और पेपर में करके आया, क्योंकि ईएससी में तो सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के होते हैं। तो आज से 15 साल पहले तो बीएमसी कोई पढ़ाता ही नहीं था, पढ़ता ही नहीं था। मैंने पढ़ी और पढ़ाना चालू किया। तो ये जो गेट इंडस्ट्री है इसमें बीएमसी पढ़ाना चालू किया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पढ़ाना चालू किया। तो वो सारी चीजें जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो एक आम बच्चा इग्नोर कर देता है, आप उसको पकड़ो। आज के टाइम पे तो सब कुछ ही कवर करा देते हैं, एक्स्ट्रा भी करा देते हैं आपको। तो आपके पास वो मार्जिन बहुत छोटा है, यू हैव अ वेरी लिटिल मार्जिन, बट कुछ छोड़ के नहीं जाना है आपको। यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, आपको सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं अगर आपको ईएससी जैसे एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए और अच्छी रैंक चाहिए। तो कहने का मतलब है, व्हाट आई वांट एवरी एस्पिरेंट टू नो इज बिलीव इन योरसेल्फ, फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। कहने का मतलब है यू हैव टू चेज द इंप्रूवमेंट, स्टे कंसिस्टेंट, ये हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होगा। दूसरा, नेवर लेट सेटबैक डिफाइन यू। अगर कोई सेटबैक आता है वो आपकी डिफाइनिंग नहीं होगी। मेरा नहीं हुआ था आईआईटी के अंदर, क्या फर्क पड़ जाता है भाई। शुरू के 4 महीने में पेपर देने जाता था, हवा तक नहीं लगती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे सेटबैक आए, बट वो डिफाइन नहीं करते हैं आपको। अ फेल्ड अटेम्प्ट इज अ चैप्टर, इट इज नॉट द होल स्टोरी। ये पूरी कहानी नहीं है, ये पूरी कहानी नहीं बनी आपकी। कहानी तो तभी बनेगी जब आप जीत जाओगे। आपकी कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उस कहानी के एंड में आप जीत नहीं जाते। अगर आप अभी नहीं जीते हो, आपकी कहानी अभी तक चल रही है, उसमें चैप्टर जुड़ते जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा होता है,
It is a simple funda which you have to follow. So my message to all you future IAS officers is same. What is the message? Start today. अभी तक नहीं किया, आज से तैयारी करो. कल से नहीं करनी, आज से करनी है. तो नॉट टुमारो, नॉट नेक्स्ट वीक, आज ही. दूसरा, स्टेट पैशनेट. भैया पैशनेट बने रहो. कहने का मतलब है लेट योर पर्पस फ्यूल योर परसिस्टेंट. ये नहीं कि मुझे आके ऐसे सेशन लेने पड़ रहे कि भैया क्यों हम तैयारी करें इंजीनियरिंग सर्विसेज की. दूसरा, इट इज योर टर्न. योर टर्न मतलब अगला जो आईएएस ऑफिसर बनेगा भैया वो तुम ही बनोगे, तुम में से कोई ना कोई बनेगा. एनी वन ऑफ यू विल बी द नेक्स्ट और द फ्यूचर आईएएस ऑफिसर. तो कहने का मतलब ये है कि भैया आज ही तैयारी स्टार्ट कर दो, जैसे मर्जी करो, जैसे आपका मन करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड. उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, बट आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दो. बड़ा आसान है पेपर निकालना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिससे आप डरते हो इतना कि नहीं सर ये तो मेरे लेवल के ऊपर की बात है, मैं तो एसएससी जेई की तैयारी करूंगा, आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई. अरे भैया क्यों एसएससी जेई की तैयारी करोगे भाई? तुम व्हाई यू विल प्रिपेयर फॉर एसएससी जेई?